हेलो भाई, क्या हाल है। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने आपको सेट के बारे में बताया था। क्लास 11th का ये चैप्टर है सेट। ये पहला ही चैप्टर है आपकी बुक का, एनसीईआरटी की बुक का। इसके बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज उसी के आगे हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए उसकी सेकेंड क्लास की वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आपको सेट चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है या बेसिक से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से और बहुत ही तरीके से देखिएगा। एकदम 100% ये मान के चलिए मेरे भाई कि आपको ये पूरी की पूरी सेट चैप्टर आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आपको सेट क्या होता है ये बता दिया था, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। जो सेट होता है मेरे बच्चों, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट के अंदर जो हम एलिमेंट लिखने लग जा रहे हैं उनको हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट के अंदर के जो एलिमेंट होंगे उनको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेट होगा, जो सेट ही होगा, उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए यार, मैं कहूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर है जिसको हम कैपिटल एन बोलते हैं। उसी कैपिटल लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। या इसके अलावा कोई और भी नाम हम मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। सपोज ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, ये सारे कैपिटल लेटर में रहेंगे। इनके अंदर जो हम लेटर्स लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, और जब भी हम सेट बनाएंगे तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उनको ब्रेसेस के अंदर हमें सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, तो वहां तक हो गया था। उसके आगे आज हम चीजें डिस्कस करते हैं। आपका एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, जिसमें ये बोल रहा है कि ये लिखा ही हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन बताइए कि ये वेल डिफाइंड हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए मेरे बच्चों की इसका जो सोल्यूशन होगा वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो आप कहेंगे जी वेल डिफाइंड कैसे पता करते हैं। तो भाई वेल डिफाइंड करने का तरीका बता रखा मैंने। जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे वो वेल डिफाइंड हो जाता है। जैसे मैं इसका सोल्यूशन निकालूं, जो आंसर मेरा आए वही आंसर आपका भी आए, वही आंसर सारे बच्चों का आए, या वही आंसर हर एक टीचर का आए, तो वो चीज़ अपने आप में वेल डिफाइंड हो जाती है। ठीक है जी, वो चीज़ अपने आप में क्या हो जाती है, वेल डिफाइंड। जैसे हम इसका निकालते हैं सोल्यूशन। अभी मैं सोल्यूशन निकालने का ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, इसका फैक्टराइजेशन नहीं सिखा रहा हूँ मेरे बच्चों। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा। बाकी आप जानते ही हैं कि यार देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करेंगे तो भैया ये होगा एक्स माइनस 3। यहाँ से बाबू 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 दोनों जगह पे है, ये कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ है ना। बताइए यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखिए यार, दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये दो नंबर्स लिखे हुए, मान लेते हैं कोई दो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है भाई। इनका प्रोडक्ट कितना है, 0। अच्छा ये बताइए, मैं कहूँ कि यार कोई दो नंबर है यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा ये बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि इनमें से अगर एक नंबर हम 0 मान लें, दूसरा नंबर कोई भी हो, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 ही होना है ना। इसका जो प्रोडक्ट होना है वो 0 ही होना है। यहाँ पर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी 0 मान लीजिए, सेकेंड नंबर भी 0 लेट कर लीजिए, तब भी इसका आंसर क्या होना है, 0 ही होना है। मानते हैं नहीं मानते। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैं 0 की इक्वल लेट कर दूँ तो आपको कोई आपत्ति है। आप कहेंगे जी कोई आपत्ति नहीं, यहाँ पे समझाया मैंने। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +3। ऐसे ही यार इसमें देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 2। इसका सोल्यूशन निकला 3 एंड 2। इसका सोल्यूशन निकला जी 3 एंड 2। अब कोई भी इसका सोल्यूशन निकाले, इसका सोल्यूशन तो 3 और 2 ही आना है। मानते हैं या नहीं मानते। अगर मेरे भाई इसका सोल्यूशन 3 एंड 2 ही आना है, इसका मतलब ये चीज़ वेल डिफाइन है। अगर मेरे बच्चों ये चीज़ वेल डिफाइन है तो इसका हम सेट बना सकते हैं, यानी ये डाटा वेल डिफाइन है। दैट मीन्स इसके
सॉल्यूशंस का सेट बनाना पॉसिबल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका हम सेट आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरी इतनी बात समझ पाए हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, आपको आया समझ में? हाँ 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 गुड। हाँ वही तो मैंने बताया बेटा यहाँ पे कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो तो तभी होगा ना जब इनमें से एक नंबर या दोनों नंबर जीरो के इक्वल हो जाए, तभी तो होना, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। ठीक, बढ़िया आगे। तो देखिए यार यहाँ से इसका जो सेट है वो हम बना सकते हैं, क्योंकि ये डाटा वेल डिफाइंड है। इसका आंसर कोई ऐसा नहीं होगा कि वो ये कहे कि जी मैं तो इसका आंसर 5 लिख दूंगा और 3 लिख दूंगा, तो भैया 5 3 तो होगा ही नहीं, 5 3 इसका सोल्यूशन थोड़ी होगा, है ना। तो फिर यही इसका आंसर होना है, तो ये डाटा वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट करिए इतना स्पीड में। कैपिटल लेटर, हाँ बताते हैं, हो गया ना, रख करें। देखिए यार बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप नोट कर लीजिए। Sets are usually denoted by capital letter. Sets are usually denoted by capital letter. और जो सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? तो सेट के अंदर वाले एलिमेंट होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे भैया स्मॉल लेटर से। ठीक है बाबू, सेट के अंदर वाले एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से। ठीक है, सेट के अंदर स्मॉल लेटर, और जो सेट का नाम होगा वो किस में रहेगा? कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, सेट के अंदर जो रहेगा वो स्मॉल लेटर में, और जो सेट का नाम रहेगा वो कैपिटल लेटर में। ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेट्स आर यूजुअली, क्या वो चल चलेगा भाई, इंटो भी डालिए। कैपिटल लेटर, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ ही साथ, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट is denoted by स्मॉल लेटर, स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल लिखा हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यार मैं कोई एक सेट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बार बार नेचुरल नंबर का ही सेट को लिख रहे हैं भाई, कोई और भी तो लिख दो यार, ये आसान पड़ता है थोड़ा सा लिखने में, इसलिए लिख देते हैं। तो आसान तो सब कुछ ही है, बस लिखना सिखाना है तो कुछ भी मान लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ये बताइए कि हमें अगर इसे एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं तो भाई इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, कैपिटल एन से। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि जहाँ कहीं भी कैपिटल एन ऐसा लिखा हुआ हमको मिलेगा कि ये कैपिटल एन है, उसको हम समझेंगे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, क्या बोल रहा था? नहीं लिखाया, सॉरी सॉरी। देखिए यार मैंने अभी इनका ये नोटेशन नहीं लिखाया है कि किसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एन से आप समझ गए, एन का तो लिखाने के रूप में लिखा देते हैं। एन अगर कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल। एन अगर कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है बाबू,
ऐसे अगर जेड लिखा हुआ है, तुम बताओ जरा जेड से क्या होता है, आप बताएं, आप बताओ। जेड मीन्स इंटीजर। पॉजिटिव अलग होता है, निगेटिव अलग होता है, तो जेड में ही सारे। ठीक है, ऐसे ही मेरे बच्चों अगर कैपिटल जेड लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं भी हमें कैपिटल एल लिखा हुआ मिल जाता है तो उसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और कहीं भी अगर कैपिटल जेड लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसको हम समझेंगे कि यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है। ऑल इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव भी आ जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि यार जेड प्लस, अगर जेड प्लस लिखा हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। if there is capital Z, if there is capital Z, then we can say set of all integers included positive, negative and zero also. But if you are talking about Z plus, only Z plus, that means positive integers. Positive integers, set of positive integer. Sorry, integer. Similarly, we can Z minus, that is negative integer. Now come to the point. अगर मेरे भाई कहीं पे Q लिखा हुआ मिलता है तो Q का मीन्स होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैपिटल Q लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। आप लोग समझ आ रहा, Q कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है जी, बस इतना ही अभी आप नोट कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आगे मिलेगा वैसे वैसे हम इसको और आगे डिटेल में बताते चले जाएंगे। ठीक है, अभी केवल यही ख्याल नोट कर लीजिए, तो जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। आई से भी होता है ना ये, अभी आप इतना पहले नोट कर लीजिए। हो गया, चैप्टर को सेट करवा देते हैं भाई इन लोगों को, काहे परेशान होते हैं। अभी तो बेटा बेसिक ही चल रहा है ना, काहे लिए घबरा रहे हो, अभी तो क्वेश्चन हुए नहीं है ना। एक वक्त के बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखिएगा क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाएंगे, घबराने की जरूरत कहाँ है। हाँ, ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है मेरे बच्चों, जो भी सेट हम लिखने वाले हैं उसको ब्रेसेस के अंदर लिखना है, अभी आगे हम बताते हैं। ठीक है, ब्रेस, अच्छा था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए यार, मैंने जैसे अभी आपको बताया जो भी सेट लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से और उसके अंदर के एलिमेंट होंगे स्मॉल लेटर से, उसके आगे की कहानी और इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर कहीं भी ऐसा हम मान के चलते हैं कि हाँ बता देंगे भी, रुक जा 5 मिनट। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, भाई इंग्लिश पे मत जाइएगा, स्पेलिंग पे। ठीक है, अगर मेरे बच्चों कहीं पे ऐसा मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे जो स्मॉल ए लिखा हुआ है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ये ए जो है वो कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, दैट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अगर मैं ये कहूं कि यार B is an element of set A, we can say small b is an element of set A। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, B belongs
टू सेट ए। यस और नो? प्रोसेस समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जो बिलोंग्स टू है, इसको ग्रीक में एक सिंबल दिया गया, ये सिंबल, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसी सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स टू। तो नाउ वी कैन राइट हियर एज, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कुछ और एग्जांपल आपको देने लग जाऊं कि बताइए यार, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या डॉट 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 ना लगा के मैं इसको लिमिटेड कर देता हूँ 4 5, यहीं तक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो सेट है, इस सेट का नेम मैं रख लेता हूँ ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। ब्रेसेस के अंदर इसको लिखते हैं। अभी एक वक्त के बाद मैं बताऊंगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल ये बिलोंग्स टू समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यार, यहाँ पे कुछ हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिख रखी है 1 2 3 4 एंड 5। आप डॉट 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 लगा के इनफाइनाइट तक भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वहां पे वो कैपिटल एन नेचुरल नंबर बन जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो अगर मैं यार ऐसे कहूं कि यहाँ पे बताइए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, 1 बिलोंग्स टू ए। अभी मैंने आपको सिखाया है बाबू, यहाँ पे अगर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ये एलिमेंट सेट ए के अंदर आता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा नो। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो जो 1 है, क्या ये 1 सेट ए के अंदर आता है? सेट ए का एलिमेंट है क्या? आप कहेंगे जी ये तो बिल्कुल है, सेट ए का ही तो एलिमेंट है। क्यों भाई दीपक, बी का तो नहीं लग रहा है, ए का ही लग रहा है, ठीक है। तो ये जो 1 है किसको बिलोंग करता है? सेट ए से बिलोंग करता है। ऐसे ही देखिए यार, मैं कहूँ कि बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप कहेंगे जी दोनों ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई इसका मतलब होता है 4 बिलोंग्स टू ए, यानी जो 4 है वो कैपिटल ए के अंदर आता है, यानी 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 सेट ए का एलिमेंट है। यस और नो? मैंने भी बताया जो सेट का नाम होगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा, सेट के अंदर के एलिमेंट स्मॉल लेटर में रहने वाले हैं ना। तो ये सब अब, अरे ढक्कन, अब बाबू एक, अच्छा आप तुम ही बताओ यार, इसको भी स्मॉल लेटर में लिखें क्या? नंबर, नंबर का स्मॉल लेटर तो तुम्हें आता है नंबर के स्मॉल लेटर दिखाना अभी छुट्टी के बाद, ठीक है यार। तो लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कहूँ कि 9 बिलोंग्स टू सेट ए, तो बताइए ये बात सही है या गलत है? आप कहेंगे जी ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि 9 सेट ए से बिलोंग करता है, दैट मीन्स सेट ए के अंदर 9 आएगा, क्योंकि 9 सेट ए का एक एलिमेंट है। लेकिन मैंने सेट ए पूरा खंगाल लिया, पूरा ढूंढ लिया अंदर घुस के, कहीं भी हमको 9 दिखाई नहीं दिया। अगर 9 है ही नहीं सेट ए के अंदर, तो मैं ये साइन तो लगा ही नहीं सकता, मैं साइन तो लगा ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट को ऐसे नहीं लिखना है बाबू, इनकरेक्ट के लिए आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना देनी है। इसका मीन्स हो जाएगा 9 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी जो 9 है वो सेट ए का एलिमेंट है नहीं, नहीं है तो फिर कोई कुछ कहना ही नहीं है। तो इतनी बात आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो ग्रीक लेटर यहाँ पे, ग्रीक सिंबल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या होगा। आप चाहे तो मैं साइड में लिख देता हूँ। इसका मीन्स पता है बिलोंग्स टू होगा, और इसका मीन्स होगा नॉट बिलोंग्स, यानी ये इससे बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग ही नहीं करता, यानी इसके अंदर ये अपने अंदर 9 को नहीं रखे हुए, ठीक है। ऐसे ही अगर कुछ और एग्जांपल आप लेना चाहें तो मैं आपको दिला देता हूँ बाबू। जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है ए ई आई ओ यू, प्रोसेस है ये, आगे सेट एक्सरसाइज करने का पूरा प्रोसेस है। स्किप करेंगे तो फिर आगे क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाएगी, स्किप मत करिएगा, सारा का सारा यहाँ पे समझिए, ठीक है।
इसमें बताइए मुझे, मैं ये कहूँ कि बताइए यार यहाँ पे जो यू लेटर है वो बिलोंग करता है वी को या नहीं, ये बताइए मुझे। आप कहेंगे जी बिल्कुल करता है, क्योंकि सर अभी आपने बताया है यहाँ पे इसका बेस होता है बिलोंग्स टू, यानी जो एलिमेंट यू है वो सेट वी के अंदर आता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आप समझ रहे हैं बेटा, आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, ठीक है। तो ऐसे बताइए यार, पी बिलोंग्स टू सेट वी, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि भाई पी वी का एलिमेंट नहीं है, तो इसमें ऐसे सिंबल लग जाएगा, नॉट बिलोंग, बिलोंग ही नहीं करता है। ठीक है, बिलोंग नहीं करता है तो गोली मार के इसको। बड़े भाई आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हटाएं इसको, पक्का? चलिए बाबू देखिए आगे। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने का नहीं, घबराने का है ही नहीं बाबू। इतने में कोई क्वेश्चन पूछना पूछिए। हम्म? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। मैं ये बताने ही वाला था अभी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, देखिए यार, एक बच्चा ये कह रहा है, क्या कह रहा था? हाँ हाँ, देखिए यार, एक बच्चा ये बोल रहा है क्लास में कि सर यहाँ पे जो भी हम नंबर्स लिख रहे हैं, क्या उनको एक सीक्वेंस में लिखना जरूरी है ना? जैसे मैंने वॉवेल्स भी आपको बताए हैं, ए ई आई ओ यू, यही होता है ना, ए ई आई ओ यू। तो क्या इनको सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? क्या हम इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। देखिए यार, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं बना है कि जो भी सेट होगा उसको कैपिटल लेटर से ही आपको रिप्रेजेंट करना है। ये स्टार्टिंग से लेट किया गया है, स्टार्टिंग से चला आ रहा है ऐसा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि हमें इसके अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है, जैसे चला रहा है वैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना? ऐसे इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इस चैप्टर में सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा अभी। जैसे मान लीजिए मैं समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन अच्छा आपने पूछा है। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर समझते हैं, तो मैं यार क्या करूँगा, बताइए नंबर्स कौन कौन से होंगे लेस देन 10 इवन नंबर्स? तो आप कहेंगे कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 8 होगा। 10 से छोटे होने चाहिए ना इवन नंबर। अब थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे बाबू। हाँ, बोल तो सही रहे हो यार। देखिए यार, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और यहाँ पे जो 2 से हमने स्टार्ट किया है, ये भी तो इवन, ये इवन नंबर है, प्राइम नंबर भी है। सही बोल रहे हो, है तो प्राइम नंबर ये, लेकिन इवन नंबर भी है क्योंकि 2 से कट रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट। सपोज मैंने ए इसका नाम रख लिया, अब इसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना होगा क्योंकि ये नेम है, नेम ऑफ सेट है। नेम ऑफ सेट ऑलवेज कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको हमें लिखना है ब्रेसेस के अंदर, इसको लिखा जाएगा। मैंने लिख लिया 2 4 6 8। ठीक,
सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सारे 10 से छोटे पॉजिटिव इवन नंबर्स का जो सेट होगा, 10 से छोटे जो पॉजिटिव इवन नंबर्स का जो सेट होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। माइनस ये -8 -6 ऐसा कुछ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं बेटा। तो देखिए यार, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे लिख ले, 8 लिख ले, यहाँ पे 2 लिख ले, यहाँ पे 6 लिख ले। इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे आपका वॉवेल होता है AEIOU होता है, तो उसको आप IAUE और कौन सा है AEIO, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस से कोई आपत्ति नहीं है, आप सीक्वेंस चेंज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और भी क्वेश्चन? ठीक है, इतना एक बार नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। रमन क्या बोल रखा है? फोर बाई टू, तो इसका क्या? हाँ, वेरी गुड। देखिए यार, एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है, इसको बता देता हूँ मैं। लग रहा है कि पढ़ने लगे हो क्या? मन लग रहा है क्या पढ़ाई में भाई? देखो, अगर क्वेश्चन आप पूछते हैं ना तो फिर लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, और अगर क्वेश्चन पूछते नहीं है तो लगता है कि खाली आप सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। एक बहुत ही फेमस टीचर है विकास दिव्यकीर्ति, और मैंने गलत नाम ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने बड़े टीचर का नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, ये जो है ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं। इनकी एक बात हमेशा मुझे याद रहती है कि वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, तो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो वही क्लास में आज पूरा एकदम सेट हो गया डायलॉग। क्यों भाई रमन, तेरे लिए स्पेशल, आज लगा कि तुम जिंदा हो क्लास में। देखो समझाते हैं तुमको। देखिए यार, एक बात और मैं बता दूं कि पढ़ाते टाइम कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातें छूट जाती हैं, माइंड से कुछ चीज़ें हट जाती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है क्वेश्चन पूछा करिए, ताकि उससे रिलेटेड उसके ओवरव्यू में आसपास जो भी उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे माइंड में आ जाएंगे, तो उनको भी हम उसी टाइम क्लियर कर देंगे, है ना। देखिए यार, रमन बाबू ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर मैं यहाँ पे 4/2 लिख दूँ, कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें वेरीफाइड है या नहीं, इसका क्वेश्चन ये। इसका सही जवाब आप ऐसे ढूंढिए कि जैसे 4/2 लिखा है, इसका आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा, कैंसिल कर देंगे ना, ठीक है। अगर मैं कुछ और लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 10/5, इसको कैंसिल करूंगा, आंसर 2 आएगा। 20/4 मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो इसका आंसर हो गया 5। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12/3, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4। हुआ कि नहीं हुआ, 4। अब ये वेल डिफाइन कैसे माना जाएगा कि ये चीज़ वेल डिफाइन है? मैं कैसे मान लूँ कि इसको कैंसिल करने से इसका आंसर 2 ही आएगा?
है ना। कोई नियम होना चाहिए, इसका रूल होना चाहिए। तो रूल ये है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आना चाहिए आपका, 2 टू द 4 आ रहा है, ठीक है ना। आपने वो थ्योरम पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हाँ, यूक्लिड से मैच करता है, गुड। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूँ तो 5 2 जा 10 हो गया, वेल डिफाइंड। 4 5 जा 20 हो गया, सही बात है। 3 4 जा 12 हो गया,